हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मासा मासिक रीयूनियन। आज मैं आपके लिए पुस्तक कृतिका भाग 2 पर आधारित सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। आप एक ही वीडियो में कृतिका भाग 2 पुस्तक को रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो 5 चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बोर्ड के, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें ताकि आप हिंदी के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकें। तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है माता के आंचल। जो हमारा पाठ है वो है माता का आंचल। पाठ का नाम माता का आंचल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो 3 तरीका से पूछ सकते हैं। ये नंबर 1, माता का आंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ इसकी वजह क्या हो सकती है? पहले ऐसे पूछ सकते हैं। अथवा पिता से अधिक स्नेह होने पर भी विपदा के समय भोलेनाथ माँ के पास क्यों गया? ऐसे भी पूछ सकते हैं। 10 में आया हुआ है, 11 में, 12 में और ये भी 12 में आया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अथवा में यही पूछ सकते हैं माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको यही आंसर लिखना है और आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। और आपको अच्छे से जो भी पूछा गया माता के आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो मूल भाव लिखना है। ठीक है। विपदा के समय ये मतलब हेडिंग भी बनानी है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये भी 10, 11, 12 में और आगे भी आया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन पेपर है, PYQ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें शो कर रखा है। तो ये रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर इन रिपीटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं हम तो फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो आपको पता है दोस्तों के साथ बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, रोना बंद कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाकर भी लिख सकते हो और जो इसमें लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, माता का आंचल पाठ में माता पिता बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रेम बच्चे के प्रति जो व्यक्त हुआ है, तो उसको अपने शब्दों में अब तुम्हारे माता पिता कैसे तुम्हें खुश करते हैं वो भी लिख सकते हो, या फिर इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन ही बोर्ड में है। माता का आंचल शीर्षक क्या है की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अपने अकॉर्डिंग कोई इसका जो शीर्षक है उसके अकॉर्डिंग कोई और चीज़ बता सकते, बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पठित पाठ के आधार पर भोलेनाथ किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या पितृ प्रेमी था, शरारती भी था, लेकिन माँ के पास आता था, या कल्पनाशील था? तो ये भी बोर्ड में आया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये बोर्ड में नहीं आया लेकिन कर लेना। तारकेश्वर नाथ का भोलेनाथ नाम कैसे पड़ा? ठीक है। उनका नाम, भोलेनाथ का नाम क्या था? तारकेश्वर, लेकिन उनका नाम भोलेनाथ क्यों पड़ा? तो आप वो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। मर्दुए जाने की बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए? इस पंक्ति में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। इसमें मर्दुए बोला गया है उसके फादर के लिए कि वो क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जा सकता है, ये तो माँ ही जानती है, तो उसके बारे में स्पष्ट करना है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर पर आ जाते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक। तो जॉर्ज पंचम की नाक से हम सारे बोर्ड क्वेश्चन ही उठाएंगे। तो नंबर 1 देख लेते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता बदवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो उसके बारे में हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा और तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, रानी एलिजाबेथ ने दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? जो उनके दर्जी थे उनकी परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्क संगत ठहराएंगे? तो ये भी सभी पेपरों में रिपीट हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से कर लें। तो इसकी परेशानी के बारे में लिखेंगे और उसकी तर्क संगति को यहाँ स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 तरीका से पूछ सकता है।
प्रश्न नंबर 3, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक यह बात की पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। या फिर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल अथवा निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये जो सारा मटेरियल है ऐसे ही लिखना है, इसमें थोड़ा कम भी कर सकते हो बट अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसको एज इट इज ही लिखेंगे, इसमें कोई भी अपनी तरफ से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें हमें किसी के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जो जॉर्ज पंचम थे वो किंग थे और उनकी लाट मतलब कि उनका एक स्टैचू बनाया हुआ था, उनकी नाक छूट गई थी और नाक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उन्होंने यहाँ लाट की नाक मतलब दोबारा नाक लगाने की बात करी है, लाट की नाक, तो उसे कैसे लगाएं उस सबको मूर्तिकार के द्वारा यहाँ पर बताया गया, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे, क्योंकि नाक की बात थी इसलिए अखबार चुप थे, और आप देख सकते हो, ठीक है। जिसने सारे देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था, ठीक है, ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो लाट का पत्थर ना मिलने के कारण ट्राई किया गया कि किसी इंसान को पकड़ कर लाएं और जिंदा नाक ही हम इस स्टैचू पर लगा दें। तो इसमें पूछा गया अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया, क्या तरीका था बताने का दुनिया को। क्वेश्चन नंबर 7, जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाक कैसे और कहाँ चली गई थी। तो उस सब के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया होगा, आप पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3rd चैप्टर पे, साना साना हाथ जोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होने वाला है आप देख ले, ये पढ़ लेना एक बार, मैंने दिखा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, वैसे 2 है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंतोक एक शहर है और वहाँ के लोग जो रहते हैं उस देश को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन क्या हुआ, आप पढ़ लेना। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अभी जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में मैं आपको MCQs भी देने वाली हूँ, आप वो भी पढ़ लेना। बोर्ड MCQ जो होते हैं हिंदी के वो भी मैं आपको कृतिका के देने वाली हूँ। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। कभी श्वेतता कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों को और संकेत करता है। तो आप उसके बारे में, पताकाएँ जो होती हैं वहाँ पर गंतोक में लगाई जाती हैं श्वेत और रंगीन पताकाएँ, तो आप उनके बारे में एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जीतेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ के भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। तो वो आपको एक्सप्लेन करना है, आप पॉइंट्स में भी कर सकते हो, इनको ऐसे ना लिखकर पॉइंट्स में लिखते हो ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग स्टॉक घूमते हुए ना हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो बात हो रही है यहाँ लॉन्ग स्टॉक चक्र की, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जीतेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने। गाइड होता है जो कि किसी को बताए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हो, उसी तरह गाइड की भूमिका होती है, वो आपको सही राह पर कैसे लेकर जाए। तो उसकी भूमिका के कैसे सच्चा भी होना चाहिए, ठीक है, उस सब चीज़ के बारे में यहाँ विश्वसनीय भी होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। ये जीतेन नार्गे जो था वो लेखिका का गाइड था, जो उनको गाइड कर रहा था इधर उधर घूमने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए और अथवा करके पूछा गया लेखिका क्या स्पष्ट करना चाहते। दोनों में एक ही आंसर आएगा लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है।
तो ये एक यात्रा वृत्तांत था। मैंने आपको बता दिया कि वो गाइड कर रहा था, लेखिका घूम रही थी कि आपको कैसे जाना है, कैसे आना है, तो उसके बारे में स्पष्ट कीजिए लेखिका ने वहाँ क्या क्या देखा, उस सब चीज़ों को यहाँ हमें लिखकर उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि हमने वो पढ़ा है तो हम उसको लिखकर एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति के जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो हम जल संचय की व्यवस्था को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कटाव का सफ़र कैसा है? कटाव मतलब वहाँ बहुत बहुत खतरनाक जगह होती है, समुद्री इलाका, समुद्री और पहाड़ी इलाका होता है, तो उसको हम कटाव का नाम दे रहे हैं। कटाव का सफ़र कैसा रहा, तो उसके बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 10 में, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन से के पक्ष में। तो इसमें मैंने जो घूमा है, मैंने जो देखा है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर कटाव पर हम घूमने के लिए जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम एक अच्छे वातावरण में रहने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ दुकानें खुल जाएंगी तो वहाँ गंदगी फैलेगी, इसलिए कटाव पर दुकान का ना होना भी एक तरह से वरदान है, क्योंकि हमें वहाँ साफ़ सफाई देखने को मिलती है, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, एही ठैया झुलानी हैरानी हो रामा। तो बहुत ही अजीब सी लाइन भी है, वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ। एही ठैया झुलानी हैरानी हो रामा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? तो ये बोर्ड में आया हुआ आप देख सकते हो, तो इसको भी लिखना है, जिसमें दुलारी और टुन्नू के माध्यम से स्पष्ट करता है लेखक। क्वेश्चन नंबर 2, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? तो ये भी बोर्ड में आया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसका। तो ये दुलारी टुन्नू के बारे में डिफाइन किया है। दुलारी रोने लगी, विचलित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे में फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते दुलारी की चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो कसरती बदन था, कर्कशा था, कोमल हृदय थी, ठीक है। ये हमें हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखने हैं, ताकि अगर हमको ये सारा भी याद नहीं है तो हम ये भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, फिर भी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कसरती बदन, कर्कशा, कोमल हृदय, श्रेष्ठ गायिका, देश प्रेम, ठीक है, ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते आते मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस प्रकार हुआ? दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय 6 महीने पहले हुआ, भादों के तीज के अवसर पर, तो है ना। तो ये 1 नंबर में आ सकता है कि कौन से अवसर पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख सकते हैं, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? तो उसके आंदोलन में जो सहयोग किया था उसके बारे में हमें यहाँ डिफाइन करना है। इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उसकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मीलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है देश प्रेमी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने अपनी सारी विदेशी कपड़ों को जला दिया था और खादी साड़ी को पहनना ज़्यादा बेटर प्रायोरिटी दी खादी साड़ी को। तो आप इसमें वही पढ़ोगे, आप देख लेना, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। इस प्रतीक का अर्थ क्या है? तो उसमें इस प्रतीक, इसी स्थान पर मेरे नाक की लौंग खो गई राम। इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है, इसी स्थान पर मेरे नाक की लौंग खो गई, और बाकी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कहानी में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर देख सकते हो, इसका हमें संदेश स्पष्ट करना है, ये हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक पूछ रहा है मैं क्यों लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोर्ड में आया हुआ है, और सारे बोर्ड क्वेश्चन ही करवाए हैं मैंने, तो आप जरूर कर लेना, वरना आपकी सिरदर्दी है।
मैं तो आपको गाइड करने के लिए आई हूँ, लेकिन आप ना करो तो वो आपकी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो उसके बारे में उनके अनुभव की अपेक्षा उनकी अनुमति को यहाँ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये बोर्ड में आया हुआ है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? हिरोशिमा एक जापान में देश है जहाँ पर विस्फोट हुआ था एटम बम का। वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि क्या में लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। कैसे उनके मन में क्या, जैसे कि मेरे मन में क्यों ये वीडियो बनाने का विचार आया ताकि मैं बच्चों की हेल्प कर सकूं, वैसे ही लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, तो उसके बारे में लिखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे ख में, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं, तो ख में हम कैसे उत्साहित कर सकते हैं उनके प्रेरणा स्रोत, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत है और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, और यह आप कैसे कह सकते हैं, तो उस दबाव के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो विज्ञान का दुरुपयोग मतलब कि हमने जो मिसाइल्स, एटम बॉम्ब या फिर कुछ भी नया नया जो अब AI वगैरह जो हम बना रहे हैं, वो किस लिए बनाते हैं? ताकि हम इनका यूज कर सकें अच्छे कामों के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनका यूज गलत कामों के लिए करते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है क्यों करते हैं और नहीं भी करना चाहिए वो सब। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, वो AI के थ्रू मतलब काम करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि AI हमारा सारा काम कर दे, तो उन सब दुरुपयोग के बारे में हमें यहाँ एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो आप विज्ञान का दुरुपयोग कैसे रोक सकते हो, तो अपनी भूमिका अपने अकॉर्डिंग लिखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने अपने लिखने का कारण क्या बताया? तो जो भी कारण होगा, लेखक ने अपने लिखने की कारण बताई है भीतरी अवस्था, मतलब उनके दिल से आवाज़ आती है कि वो लिखें किसी को, मेरे मन से आवाज़ आ रही है कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं ताकि तुम अच्छे मार्क्स ले सको, ठीक है। तो उनका जो भीतरी आंतरिक इच्छा है ना, वो उनको विवश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष अनुभव तथा अनुमति में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष अनुभव या अनुभूति में क्या अंतर है, तो उसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे, अनुभव और अनुभूति दोनों को डिफाइन करके कल्पनाएं उठती हैं जो उसे अनुभूति कर देती हैं। प्रत्यक्ष अनुभव जब लेखक की आंखों में वास्तविक घटना हो, तो अनुभव देखकर, किसी चीज़ को देखकर फिर उसको उसके रेखा चित्र को एक्सप्लेन करना, वो हो जाता है प्रत्यक्ष अनुभव। तो मैंने आपको इसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसी पुस्तक के शॉर्ट MCQ लेकर आने वाली हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में ही वो क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।